गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8। चलिए आज व्याकरण पढ़ते और लेसन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए लेसन नंबर 6 पढ़ते आज, समास। इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि बहुत बार पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आराम से। और तत्पुरुष में जो तत्पुरुष के भेद हैं इसको नहीं पढ़ना है ना, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संपर्क, सब नहीं पढ़ना है, सीधे तत्पुरुष पढ़ना है। इसमें कुछ बातें चार बहुत ध्यान से सुन लीजिए। बुक में जितने उदाहरण हैं आप उदाहरण देख लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जो मैं बता रहा हूं और जो पुस्तक में है। इसके बावजूद अगर ना समझ में आए तो बुक को लेकर के मेरी बातों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, समझने का प्रयास। इसके बावजूद भी नहीं आता है तो लाइव क्लास से जुड़िए और पूछ लीजिए। नंबर 1, समास कहते किसे? तो समास शब्दों को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, मेथड है। यानी जिस विधि से अनेक शब्दों को छोटा किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है, उस विधि को समास कहते हैं। क्लियर है? इस विधि से यानी सामासिक विधि से, इस विधि को सामासिक विधि कहते हैं। सामासिक विधि से जो पद बनते हैं उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से समस्त पद या सामासिक पद में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर दो पद जुड़े होते हैं। ये उसके बीच में मैं इसके बाद एक छोटा सा बोर्ड बना के दूंगा, उसमें आप देख लेंगे, है ना, कि इस समस्त पद या सामासिक पद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। यानी पहले वाला पद और दूसरा वाला पद। तो पहले वाले को कहते हैं उत्तर पद और दूसरे को पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है? और जब समस्त पद या सामासिक पद को हम फिर से अलग करते हैं, पहले वाली स्थिति में रख देते हैं, तो उसे कहते हैं समास विग्रह। उसे कहते हैं समास विग्रह। तो इन चारों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, अनेक शब्दों को छोटा करने की विधि को समास कहते हैं। एक, इस विधि द्वारा जिस शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द बनता है, उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तीसरा, इस समस्त पद या सामासिक पद में दो पद जुड़े होते हैं। पहले वाले भाग को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले को कहते हैं उत्तर पद। सामासिक पद या समस्त पद को फिर से अलग करने की विधि को कहते हैं समास विग्रह। ये चार बातें दिमाग में खोस लेना। ठीक है? अब आते हैं समास के भेद पर। तुरंत समझोगे, थोड़ा सा खाली ध्यान दो। समास सामासिक पद या समस्त पद में जो दो पद जुड़े होते हैं, पहले को क्या कहे पूर्व पद और दूसरे वालों को क्या कहे उत्तर पद। बस आपकी बुद्धि, आपका विवेक इसमें ज्यादा लगना चाहिए कि यह जो सामासिक पद है यह ओपन रहे, यानी समास विग्रह के रूप में रहे या समस्त पद। हमको ये दो पद पहचानना है। अगर आप इन दो पदों को पहचानने में सक्षम हो गए तो समास के सभी भेद आराम से समझ जाओगे, लिख भी दोगे, बता भी दोगे।
हम इसका ट्रिक पहले बता देते हैं आपको कि ये समास के जो 6 भेद हैं यह इन्हीं 2 पदों पर निर्भर है। ये 2 पदों पर निर्भर है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद पर। इन दोनों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो कंडीशंस हैं, इसी के आधार पर समास के 6 भेद हो जाते हैं। जैसे पहला देखते हैं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब आप समझते हो, जिस शब्द पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जिस शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही अव्यय कहलाता है, अविकारी जिसको कहते हो। तो अगर पहले परिभाषा देख लो, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो, यानी अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, या प्रधान मतलब हेड, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो इसके साथ मिलता है, दोनों मिलकर करके एक अव्यय पद बन जाता है। दोनों मिलकर, यानी उसके साथ जो मिला वह भी अव्यय बना दिया उसको। समस्त पद यानी दोनों मिलकर के अव्यय की तरह काम किया, वहां अव्ययी भाव समास होता है, यानी अव्यय की तरह। कैसे? पहला पूर्व प्रधान होता है, हेड, वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण, और वह अव्यय होता है, और दूसरा उसके साथ जो भी जुड़ा उत्तर पद, तो वह भी जो है अव्यय बन गया, दोनों मिलकर के अव्यय बन गया, तो अव्ययी भाव समास। तो पूर्व पद उत्तर पद में देखो, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में, तुम्हारा नंबरिंग चलते बुक के, कर्मधारय में दोनों पदों में उपमान, उपमेय या विशेष्य विशेषण का संबंध हो, कर्मधारय। द्विगु में जहां पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु। द्वंद्व दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ दे, बहुब्रीहि। खत्म हो गया समास। फिर से सुन लो आराम से। समस्त पद में ये जो 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में कौन प्रधान है, दोनों में कौन रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इसके आधार पर समास के 6 भेद हैं। अव्यय भाव बताए, पहला पद प्रधान और अव्यय, तो उत्तर को भी, यानी पूर्व पद प्रधान है और अव्यय है, उत्तर पद जो भी मिला उसको भी अव्यय मिला के बना दिया, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाविधि, जो भी उदाहरण ले लो, वह अव्ययी भाव समास का होगा, क्योंकि पहला अव्यय होता है और पूर्व और उत्तर जो भी मिला, दोनों मिलकर के समस्त भाव अव्ययी भाव बन गया, यानी उस पर व्याकरण का नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा है अव्ययी भाव। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान, इसमें पहला था, उसमें दूसरा प्रधान होगा। जैसे देखो, परलोक को गमन, ये कर्म और करण, ये सब आपको भेद नहीं पढ़ना है, इसका कोई एक उदाहरण ले लो आराम से, जो तुमको याद रहे उसको लेना। परलोक को गमन, यह उदाहरण समझे, यानी गमन, परलोक यानी स्वर्ग लोक, गमन जाना, तो जाना प्रधान है कि स्वर्ग प्रधान है? जाना प्रधान है। दूसरा पद कहां? तो स्वर्ग लोक। राजा का पुत्र, कॉमन उदाहरण है, बहुत लोग बोलते हैं राजा, राजपुत्र, राजपुत्र, तो पुत्र प्रधान है। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो राजपुत्र, तो मेरे पिताजी का पिक्चर आता है कि मेरा पिक्चर आएगा, मेरे बारे में कॉन्सेप्ट आएगा, मेरे बारे में, यानी राजपुत्र, पुत्र यानी दूसरा पद प्रधान। बीच में विभक्ति रहती है, वो गायब हो गया, दोनों मिल गया, तत्पुरुष। अब तीसरा आ जाओ, कर्मधारय, जब 2 पदों
किसका? समस्त पदों का या समासिक पदों का। कौन कौन? पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल। नील में कमल में कैसा रिलेशन है? विशेष से विशेषण का। एक विशेषण है तो दूसरा विशेष्य है। कमल विशेष्य है तो नीला विशेषण है। इस तरह का संबंध होगा कर्मधारय। द्विगु समास जिसका पहला यानी पूर्व पद संख्यावाचक होगा, नंबर होगा। जैसे देखो, नवरत्नों का समूह, 9 नंबर है। नवरत्न, तिराहा, 3 राहा, सब पहला यानी पूर्व पद नंबर होगा, द्विगु। द्वंद्व समास जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो, द्विगु। इसमें खासकर विपरीत होता है, समान होता है, तो न रात दिन, माता पिता, भाई बहन, शब्द दोनों पद प्रधान। बहुब्रीहि दोनों पद अपना अर्थ छोड़ दिया, थर्ड मीनिंग को ले लिया। जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अर्थात के बाद जहां गणेश जी आया, बहुब्रीहि, और यहीं तक रुका। लंबा है उदर जिसका, यहीं तक रह गया, तब कर्मधारय, जिसका पेट लंबा है, बड़ा है। तो कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में एक ही अंतर है कि अगर अर्थात जोड़ के उसका अर्थ तुम तीसरे में फिक्स कर दिए तो बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा, और अगर नहीं किए तो उपमान उपमेय का संबंध बन करके वह कर्मधारय में जाएगा। तो उदाहरण देते समय, समझाते समय सावधान। लिखा हुआ नीचे देखो, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। दशानन 10 मुख वाला, ठीक है। लंबोदर लंबा है जिस उदर जिसका। नीलकंठ जिसके कंठ नीला है, ठीक है। कंठ कैसा है? नीला है। विशेष विशेषण, उपमान उपमेय। लेकिन जहां बोले अर्थात शिव, बहुब्रीहि का उदाहरण। क्यों? कि दोनों अर्थ को छोड़ के तीसरे में फिक्स हो गया। यही समास। अब द्विगु तथा बहुब्रीहि में अंतर कि वही है, द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है, और तथा पहले पद दूसरे पद की संख्या बताता है। और यहां जो है दोनों में, बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा फिक्स होता है। तिरंगा, 3 रंगों वाला, ठीक है। 3 रंगों वाला, तुम बोलोगे द्विगु है, द्विगु है, लेकिन जहां बोलोगे 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय ध्वज, बहुब्रीहि का हो गया। जहां उदाहरण दिए अर्थात बोल करके, क्योंकि उदाहरण देने का मतलब क्या है? एक में फिक्स कर देना, बहुब्रीहि हो गया। क्योंकि बहुब्रीहि के अनुसार दोनों पद अपने अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ बताता है, ठीक है। तेरा समास, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, संधीय समास में देखो, छोटा सा है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और वहां विकार उत्पन्न होता है। समास में 2 शब्दों का मेल होता है और नए शब्द बनते हैं, एकदम क्लियर कट। संधि में 2 वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहां वर्णों का मेल है। समास में 2 पद मिलते हैं और नए शब्द बनते हैं। 2 शब्द मिलकर के छोटे बनते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है 2 आपका। समास में विभक्ति गायब हो जाती है, परसर गायब हो जाता है। संधि में ऐसा कुछ नहीं होता। 2 वर्ण मिलते हैं और शब्द के पहला का लास्ट और दूसरा का फर्स्ट मिलता है और चेंज जाता है वहीं पर। समास में ऐसा नहीं होता। 2 पद मिलता है और दोनों मिलकर के बीच का गायब हो गया, विभक्ति वगैरह है, और एक नया शब्द बन गया। 3-4 शब्दों वाला था तो एक छोटा शब्द वाला बन गया। दोनों का उदाहरण देकर समझा दो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़े समास, टिक लगा, कंप्लीटेड। और क्वेश्चन में नंबर 1 कॉपी पर क्वेश्चन लिख करके करना, नहीं तो हम चेक नहीं करेंगे, हम बार बार कर रहे हैं हर वीडियो में। 1
2 3 4 5 6 7 सातों। सातों करना, क्वेश्चन लिख करके कॉपी में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।